नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट से जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि उन्होंने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने शिष्य आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के आद्य तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी को बता दिया। तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी अपनी वसीयत में बलबीर गिरी को घोषित उन्होंने उत्तराधिकारी किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए यूपी सरकार ने 18 सदस्यों की एसआईटी बना दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद जांच पर पूरी रिपोर्ट ली। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट भी सामने आ गया। इसमें नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या के लिए आनंद गिरी, आद्य तिवारी, संदीप तिवारी को जिम्मेदार ठहराया है। नरेंद्र गिरी ने लिखा है कि फर्जी तस्वीर और झूठे लांछन से वो गहरे तनाव और दबाव में थे। नरेंद्र गिरी ने बताया कि उन्होंने 13 सितंबर को भी आत्महत्या की कोशिश की थी। इससे पहले आरोपियों से दिन भर पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने बयान में कहा कि महंत जी से सिर्फ दुकान बेचने पर ही विवाद था। मैं महंत गिरी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। मैंने न तो कोई वीडियो बनाया न फर्जी फोटो। गुरुजी को समाजवादी नेता इंदु प्रकाश ने भड़काया। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का आज पोस्टमार्टम होगा। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या को लेकर सियासी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाए जाने की मांग की। तो वही कांग्रेस कह रही है कि योगी अपने राज में संत भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे। एक रिपोर्ट। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या और हत्या का सस्पेंस सियासी मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में महंत को श्रद्धांजलि देने के बाद पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए जाने की मांग की। माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। शिवसेना ने नरेंद्र गिरी की मौत की तुलना पालघर में साधुओं की लिंचिंग से की है। कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि योगी राज में संत भी सुरक्षित नहीं है। इतने बड़े महंत इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत मारे गए हैं। साधु संतों ने सीबीआई जांच की भी मांग की। यूपी सरकार ने भरोसा दिया कि सच्चाई जानने के लिए हर कदम उठाएगी। खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी के कई नेताओं ने मौत पर सियासत तय करने की नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर आज रवाना होंगे। अमेरिका में पीएम मोदी की राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात होगी, जहां दोनों देशों के प्रमुख व्यापार, निवेश, रक्षा के क्षेत्रों में तमाम संबंधों को मजबूत करने पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर बुधवार सुबह रवाना होंगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की बैठक में 24 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वॉशिंगटन में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बातचीत के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात, आतंकवाद और चीन पर भी दोनों नेताओं के बीच संवाद होगा। 24 सितंबर को ही क्वाड सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 25 सितंबर को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए उनका देश तैयार है। Those who commit acts of terrorism against us will continue to find a determined enemy in the United States. न्यूयॉर्क पे 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से दुनिया को धमका दिया। कहा कि अमेरिका पर हमला करने वालों को अमेरिका देगा मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान में मची उथल पुथल और फ्रांस ऑस्ट्रेलिया तनाव के बीच ही मंगलवार से न्यूयॉर्क स्थित यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में शुरू हुई 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से दुनिया को धमकी दी है। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका पर हमला करने वालों को अमेरिका करारा जवाब देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की सैन्य शक्ति उनका अंतिम विकल्प है, न कि पहला। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस दौरान अमेरिका पर 20 साल पहले हुए 9/11 हमलों का जिक्र भी किया और कहा कि अमेरिका अब हमले का शिकार होने वाला देश नहीं है, बल्कि जवाब देना जानता है। साथ ही अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी कहा कि जैसे हमने युद्ध के एक युग को खत्म किया, वैसे ही अब हम कूटनीतिक युग की शुरुआत करेंगे। We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war,
We're opening a new era of relentless diplomacy. संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से चीन ने बिना अमेरिका का नाम लिए अफगानिस्तान के मुद्दे पर हमला बोला है। आपको बताएं कि सैन्य ताकत के दम पर किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप करने से फायदा नहीं, नुकसान होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से चीन ने बिना अमेरिका का नाम लिए अफगानिस्तान के मुद्दे पर हमला बोला। यूएनजीए को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश द्वारा किसी दूसरे देश में सैन्य ताकत के दम पर हस्तक्षेप करने से फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। इतना ही नहीं, इशारों में शी जिनपिंग ने अफगानिस्तान में तालिबान राज की वकालत भी कर दी। Development more than ever before. Their call for equity and justice is growing stronger, and they are more determined in pursuing win-win cooperation. ताइवान पर कब्जे की धमकी देने वाले शी जिनपिंग ने यूएन में कहा कि चीन ने कभी किसी दूसरे देश पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं की और न ही करेगा। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने मंगलवार को तालिबान से एक स्थिर सरकार बनाने का आह्वान किया और साथ ही साथ सावधान किया कि ऐसा नहीं होने पर अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है और अफगानिस्तान फिर से आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह बन सकता है। भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी नहीं देने के ब्रिटेन के फैसले को भेदभावपूर्ण करार दिया और बड़ा विरोध किया इसका। 1 मिनट पे पूरी खबर पर नजर। भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी नहीं देने के ब्रिटेन के फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए कड़ा विरोध किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारत ने साफ कर दिया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी और कोविशील्ड को मान्यता न देने का ब्रिटेन का फैसला भेदभावपूर्ण है। I'm told that certain assurances have been given that this issue would be resolved, and as you saw, the minister has said that these issues should be resolved at the earliest possible to mutual satisfaction. दरअसल ब्रिटेन के नए नियमों में कहा गया है कि ब्रिटेन आने वाले भारतीयों को बिना वैक्सीन लगवाए लोगों की तरह अनिवार्य प्रतिबंधों से गुजरना होगा और उन्हें 10 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि वह अक्टूबर में केंद्र सरकार को करीब 22 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगा। एयर मार्शल वीआर चौधरी भारत के अगले वायुसेना प्रमुख होंगे और 1 अक्टूबर 2021 को एयर मार्शल वीआर चौधरी अपनी नई जिम्मेदारी को संभालेंगे। एयर मार्शल वीआर चौधरी भारत के अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। 30 सितंबर को मौजूदा वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया के रिटायर होने के बाद 1 अक्टूबर 2021 को एयर मार्शल वीआर चौधरी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल वो वायुसेना के वाइस चीफ हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इस साल जून में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने थे। इससे पहले वो पश्चिमी वायु कमान के चीफ थे। वायुसेना के पश्चिमी कमान पर ही लद्दाख समेत उत्तर भारत के बाकी हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी फ्रांस में लड़ाकू विमान परियोजना की प्रगति की निगरानी करने वाले द्विपक्षीय उच्च स्तरीय ग्रुप के प्रमुख भी थे। वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत वायुसेना के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कमांडर स्टाफ की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे वो और उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या राम मंदिर बन पाता। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो संभल से ही फतवे जारी होते। तो वहीं AIMIM के चीफ ओवैसी भी आज संभल से एक बार फिर से अपने यूपी दौरे का आगाज करेंगे। यूपी के संबल में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि तालिबान का समर्थन करने वाले पैदा हो गए हैं, यही समाजवादी पार्टी का चेहरा है। यहाँ पर कुछ तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि अगर यूपी में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या राम मंदिर बन पाता। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो संभल से ही फतवे जारी हो जाते। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले गौ माता सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज गौ माता को छेड़ने वाले सुरक्षित नहीं हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज से एक बार फिर यूपी दौरा शुरू हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा भी संभल में ही होगा। आज से ही केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान यूपी के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो योगी सरकार के प्रचार के मुद्दों और उसकी रणनीति पर भी मंथन करेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले से जुड़े तमाम मामलों में ममता बनर्जी के भतीजे के अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कोयला तस्करी से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी की तरफ से जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। उनकी तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि कोलकाता में ही पूछताछ की जाए। ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से दिल्ली में पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिषेक की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से ईडी के अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अब इस मामले की सुनवाई 24 सितंबर को होगी। तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम कर रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने परिसीमन पर सवाल उठाते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को तोड़ने का काम कर रही है। सरदार जी तो खालिस्तानी हो गए, हम लोग पाकिस्तानी हो गए, तो बाकी बचा क्या? बीजेपी तो हिंदुस्तान नहीं है। वहीं 27 जून को बठिंडा में मिले आईईडी से जुड़े मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगह पर छापेमारी की है। एनआईए की टीम ने अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, श्रीनगर, डोडा और किश्तवाड़ में छापे मारे। साथ ही एनआईए की जांच में ये बात भी सामने आई कि आईईडी साजिश में जम्मू कश्मीर में रह रहा पाकिस्तानी हैंडलर भी शामिल था। एनआईए के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर का ये पाकिस्तानी हैंडलर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग कर रहा था। वहीं सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों की संख्या बढ़ गई है। और उरी सेक्टर में आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए सेना उरी में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। उनके सर्च ऑपरेशन पर एक रिपोर्ट पर नजर। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना लगातार एक बड़े ऑपरेशन में लगी हुई है। उरी सेक्टर में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह द्वारा घुसपैठ की कोशिश के बाद सेना ने इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाएं बंद कर दी और आतंकवादियों की तलाशी के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि सेना की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर आतंकियों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस घुसपैठ को देखते हुए सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पीओके में आतंकी कैंपों की संख्या बढ़ गई है और इन सभी आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में आतंकी हमले करने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। भारतीय सेना के जवान ऐसी किसी भी आतंकी घटना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। तकरीबन 60 से 70 के आसपास 70 के आसपास यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की संभावना है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार घटते जा रहे हैं और इसको देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी न्यूज के साथ बातचीत में बोले कि अब कोरोना महामारी नहीं रह गया। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं, जो राहत देने वाली खबर है। और देश में घटते कोरोना के संक्रमण और तेजी से होते वैक्सीनेशन को देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक कोरोना वायरस अब महामारी नहीं रह गया है। हालांकि उन्होंने सावधान किया कि जब तक भारत में हर व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लग जाती तब तक सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को त्योहारों पर भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी। तो पैंडेमिक लगभग कुछ हद तक स्टेबलाइज हुआ है हमारे देश में और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि मोरलेस आजकल केसेस बहुत कम हैं, लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है। बिहार के बेगूसराय जिले में कुछ दिनों पहले बरामद AK-47 राइफल के मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि ये
बरामद AK-47 राइफल बीजेपी विधायक कुंदन कुमार चचेरे भाई नंदन चौधरी की है और पुलिस आरोपी की तलाश में है। बेगूसराय से बरामद AK-47 राइफल के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार की सियासत में एक बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। बेगूसराय जिले के SP अवकाश कुमार के मुताबिक बरामद AK-47 राइफल किसी अपराधी की नहीं, बल्कि बीजेपी विधायक कुंदन कुमार के चचेरे भाई नंदन चौधरी की है। पुलिस के मुताबिक AK-47 राइफल के मामले में गिरफ्तार मंगेश कुमार भूमाफिया नंदन चौधरी का ड्राइवर है और नंदन चौधरी ने ही AK-47 राइफल को उसे रखने के लिए 1 साल पहले दिया था। पुलिस के मुताबिक इस AK-47 राइफल का असली मालिक वही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 19 सितंबर की रात करीब 3 बजे मंगेश कुमार के घर छापेमारी की थी, जहां से एक AK-47 राइफल, 2 लोडेड मैगजीन और 188 जिंदा कारतूस मिले थे। नंदन चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और नंदन चौधरी की गिरफ्तारी के बाद ही स्पष्ट होगा कि AK-47 राइफल कहां से खरीदी गई और किस मकसद से रखी गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.